वीक एसिड विद इट्स सॉल्ट, और सॉल्ट किसके साथ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ ये इसका सॉल्ट बन गया। सो इन कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, दिस कम्बिनेशन इज नोन एज एसिडिक बफर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, दैट इज इंक्रीजिंग। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। अगर हाई होगा गैसेस क्या करेंगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तो इनके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ना होने के बराबर होगी। और इसी तरह अगर प्रेशर लो होगा, अगर आपके पास ये कंटेनर है, 1 पुट कर 2 आ जाएगा, 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर ले लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8, और इसके बाद 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर ले लो 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 18। कि आपने इनका जो मैस, एटॉमिक मैस, वो लिख लेना है। उसके बाद नंबर सेकंड जो का स्टेप, दैट इज़ कन्वर्ट टू मोल्स। आपने इनको मोल्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू मोल्स। अब मोल्स में कैसे करना है? अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ लेक्चरर इमरान एंड आई हैव डन एमफिल इन केमिस्ट्री। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पीएमसी मॉक टेस्ट नंबर 2। और टेस्ट नंबर 1 जो है इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स के अंदर सॉल्व कर लिया था। अब हम टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ आपको इस चैनल के ऊपर रह के बायो, फिज़िक्स और इंग्लिश के जो टेस्ट हैं उनके सॉल्यूशन भी इसी तरह मिलेगा जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मैं फ्री में ये टेस्ट दे रहा हूँ तो आप इतना कर लीजिएगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसके बाद देखने के बाद एक दफ़ा लाइक जो है उसको कर दिया करें, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो हमारी जो वीडियोज़ होती हैं यूट्यूब उनको आगे फिर ख़ुद प्रमोट कर देता है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी आपको ये बताना था कि मेरे पास सारे टेस्ट जो हैं वो आ गए हुए हैं। सो लास्ट जो वीडियोस थी उसके अंदर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जिसके पास अगर टेस्ट हो तो हमें सेंड कर दिया करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। लेकिन टेस्ट हमारे पास सारे जो हैं वो कलेक्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हम उसके ऊपर लगे हुए हैं आपके साथ जल्द से जल्द। लाइक आपके टेस्ट से पहले आपके सारे टेस्ट जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और आपके पास उसका सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आप लोग सजेशंस मांगते हो कि क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मैंने जो आपके साथ केमिस्ट्री के MCQs शेयर किए थे नियर पियर एकेडमी के और किप्स के और स्टार के, इसी के ऊपर फोकस करें। और इससे बढ़ के बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, मेरी सजेशन और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक्स जो हैं उसी को फॉलो करें। उन्हीं से सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो पिक किए गए हैं, उन्हीं के अंदर सारे के सारे मौजूद हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 124। अच्छा, आपको ये बताऊं कि ये जो टेस्ट है ये एक्चुअल टेस्ट ही है, लेकिन मैंने इसको एक वेबसाइट से उठा के इसको कट करके आपके सामने इस तरह रखा हुआ। ये ना हो कि आप कहें कि वहाँ पे तो स्क्रीनशॉट्स थे, तो स्क्रीनशॉट्स ऑब्वियसली थे, लेकिन अब क्या है कि लोगों ने इसको टाइप करके दूसरे फॉर्मेट में ले आए हैं। तो टेस्ट वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज? ग्लूकोज का फार्मूला आपके पास है, यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट। अब देखें, सबसे पहले आप लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता है उसका ग्लूकोज C6H12 एंड O6। तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 16। अभी 16 कहाँ से है, दिस इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये 1 कहाँ से है, दिस इज़ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। और ये 12 कहाँ से आया, दिस इज़ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एटॉमिक मैसेज आपको जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके पता होने चाहिए। अब इन सब को मल्टीप्लाई और ऐड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका मास कितना होगा, दैट वुड बी 180। अब परसेंटेज तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। परसेंटेज के लिए है कि हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 6 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। ठीक है, और इसी तरह अगर हाइड्रोजन का पूछते तो हाइड्रोजन में आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, और हर का मास कितना है 1, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1, और टोटल कितना मास है 180, जिसमें से आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 180 आउट ऑफ 100। परसेंटेज आप 100 में से फाइंड आउट करते हो। इन सब को आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर उठा के आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। आपको रिक्वायर्ड कौन सा है, आपको कार्बन का रिक्वायर्ड है। सो कार्बन के लिए हमारे पास जो आता है दैट इज़ 40.03। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हो तो कितना बन जाएगा, दैट वुड बी 40। और बाकियों के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का आप यहाँ पे कर लो और ऑक्सीजन का कर लो यहाँ पे। नंबर 125, अ कंपाउंड ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन कंटेन
88.9% of hydrogen and 81.1% boron. The empirical formula of the compound is. अब आपको एक कंपाउंड गिवन है बोरॉन और हाइड्रोजन का, उसके अंदर बोरॉन की परसेंटेज कितनी है वो गिवन है, और इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है वो भी आपके साथ इसने यहाँ पे गिवन हुई दी हुई, मतलब यहाँ पे दी हुई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस है वो अप्लाई करना होता है, और उसके बाद फिर हम लोग इसको कवर अप कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि सब दोनों का जो मैस है ना वो फाइंड आउट करना है, और बोरॉन का जो मैस होता है दैट इज़ राउंड अबाउट 10.8, और हाइड्रोजन का आपको पता है ना कि 1.007 होता है। ठीक है, इसको हम पे राउंड ऑफ करके 1 लिख देते हैं। अब इनको नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट करें। नंबर ऑफ़ ये नंबर 1 है कि आपने इनका जो मैस है, एटॉमिक मैस, वो लिख लेना है। उसके बाद नंबर 2 जो का स्टेप दैट इज़ कन्वर्ट टू मोल्स। आपने इनको मोल्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू मोल्स। अब मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। ठीक है, अब यहाँ पे मैस चाहिए कौन सी, ये परसेंटेज दे रहा है आपको, जो परसेंटेज है दिस इज़ द मैस। अब हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो दैट वुड बी 18.9 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है, दैट इज़ 1। हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 18.9। अच्छा, उसी तरह हमारे पास बोरॉन है, बोरॉन के लिए भी हम करेंगे तो बोरॉन के लिए भी यही फार्मूला यूज़ होगा कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। अब बोरॉन का मैस परसेंटेज कितनी गिवन है, 81.1%, और मोलर मैस जो है इसका एटॉमिक मैस सॉरी दैट वुड बी 10.8। तो आप इसको 10.8 के ऊपर डिवाइड कर दो तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 7.51। यहाँ से 7.51 आ जाएगा, यहाँ पे 18.9 आ जाएगा। तो ये 1 वैल्यू और ये 2nd वैल्यू, दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन एंड दिस इज़ फॉर बोरॉन। ये 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब इन 2 वैल्यूज़ को आप इनका रेशो लेते हो, और रेशो कैसे लेते हो कि इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना उनको दोनों के ऊपर डिवाइड कर लेते हो। तो देखें कि हमारे पास है 18.9, दूसरे हमारे पास वैल्यू कितनी है 7.51। तो 7.51 जो है दिस इज़ द स्मॉलर वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, छोटी वैल्यू है। तो इनको आपने दोनों के ऊपर डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 7.51, और 7.51 इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, और इसको जैसे आप डिवाइड कर दो तो आपके पास यहाँ से आता है तकरीबन 2.52, और यहाँ से आपके पास आंसर आता है 1। ठीक है, यहाँ से 1 ही आएगा, सिंपल वैल्यू है। उसके बाद आपने इनकी मोल रेशो ले लेनी है, और मोल रेशो में आप क्या करते हो, किसी सूटेबल नंबर के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देते हो ताकि आपके पास ये फ्रैक्शन से जो है वो कन्वर्ट हो जाए एक्चुअल नंबर में किसी में। तो अगर मैं 2.5 का रेशो ले लूँ 1 से, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 2 2 4, और ये 5 फिक्स वैल्यू आ गई है। 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन हमारे पास कितने होंगे, हाइड्रोजन 5 होंगे, और बोरॉन कितने होंगे 2। सो B2 और H5 ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ द फार्मूला जो हमें रिक्वायर्ड है। B2H5 इसके अंदर है कि नहीं है, B2H5 ऑप्शन नंबर डी, यस दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द शेल फॉर विच L इज़ इक्वल टू 3। ये L है, ठीक है। अब देखो, अगर आपने ये वाली चीज़ें सीखनी है तो आपके साथ मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियोस शेयर की हुई हैं। जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको शायद ये क्वेश्चन तो बहुत इजी तरीके से आता होगा। इससे पहले जो कार्बन वाला था उसकी परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करती है, मैंने आपके साथ जो किप्स के एकेडमी के स्टेचोमेट्री शेयर की थी वो आप कर लें। यकीन मैंने 5 टेस्ट देखे हैं, सब के अंदर स्टेचोमेट्री है, वो वही है जो मैंने आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। अगर आप थोड़े से भी अच्छे हैं कॉन्सेप्ट्स अगर आप सीख सकते हो तो आप वो वाली वीडियो देखें, तो आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो सकते हैं। एनीवेज इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। L इज़ इक्वल टू 3। देखो आपके पास L जो है दैट इज़ एज़मुथल क्वांटम नंबर, हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 1 0 1 2 और 3। ये 0 वैल्यू होती है S ऑर्बिटल के लिए, ये P के लिए होती है, दिस इज़ फॉर P। 2 जो है D और F 3। तो हमारे पास S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं, दैट इज़ 2। P के अंदर कितने एकोमोडेट हो सकते हैं, दैट इज़ 6। D के अंदर कितने हो सकते हैं, दैट इज़ 14। और F में D के अंदर होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। F के अंदर कितने एकोमोडेट हो सकते हैं, दैट इज़ 14। तो यहाँ पे इसने शायद गलत कर दिया है, वैसे मैंने तो एक और जगह पे पढ़ा था वहाँ पे 14 ऑप्शंस था। तो L इज़ इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि अगर हमारे पास L 3 होगा तो F ऑर्बिटल होगा, और F ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 14। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ 14। और दूसरा एक और बात
अगर आप इसको ऐसे देखते हो हमारे पास हो जाएगा 1s2, फिर हमारे पास सेकंड शेल में हम कहते हैं 2s2 और 2p6, थर्ड शेल में होता है 3s2 3p6 और 3d10, फोर्थ शेल में क्या होता है 4s2 4p6 4d10 और 4f14। तो फर्स्ट शेल है 2 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, 10 + 6 16 + 2 ये हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स और ये हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। इनको आप 2n² का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो ना, 2n²। फर्स्ट शेल के अंदर 1 पुट कर दो 2 आ जाएगा, 2 पुट कर दो 2 का स्क्वायर ले लो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8, और इसके बाद 3 पुट कर दो 3 का स्क्वायर ले लो 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 18, 4 में आप 2 का 4 पावर ले लो तो आपके पास कितना हो जाएगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा 32। अगर आप शेल इसके हिसाब से देखते हैं ये कौन सा शेल है, फोर्थ शेल, ठीक है, और इसके अंदर F है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस शेल की अगर हम बात करते हैं शेल के, तो फिर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 32, जिसके अंदर 4f ऑर्बिटल आ रहे हैं। लेकिन ये सिंपल आपसे अगर L = 3 पूछता है तो L = 3 होता है f ऑर्बिटल के लिए, और f ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट कर सकता है, दैट इज़ 14। Number 127, the atomic number of calcium is 20. The electronic structure of a calcium ion can be represented as dash. देखो कहता है कि एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का 20, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 8 8 2, तो ये हो जाएगा 2 8 8 2। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। 128, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ मोस्ट मेटालिक। रुबीडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है और आयरन है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हमारे पास ग्रुप 1A जो है ना, इसके अंदर होता है लिथियम, हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। सो याद रखें डाउन द ग्रुप जो मेटालिक कैरेक्टर है ना वो क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो इसका मतलब है फ्रेंसियम जो है सबसे ज़्यादा क्या है, मेटालिक है, इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। फिर हमारे पास यहाँ पे इसने कैल्शियम दिया हुआ है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, पोटाशियम के आगे क्या होता है कैल्शियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 20, इसका 19 होता है तो ये 20 हो जाएगा। और इसी के सामने हमारे पास क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे पास आयरन होता है, एटॉमिक नंबर 26, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, ये तो कुछ और बता रहा था। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, दैट इज़ इंक्रीजिंग। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे रुबीडियम मौजूद है, तो रुबीडियम जो है दैट शुड बी मोर मेटालिक, hence option number A is the right one। सबसे ज़्यादा जो मेटालिक कैरेक्टर शो करता है दैट इज फ्रेंसियम। So next question is question number 129, who named the positive rays produced by the hydrogen gas in the discharge tube। अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस से पॉजिटिव रेज जो है वो उसकी फॉर्मेशन हुई थी। पॉजिटिव रेज को आप क्या कहते हैं, कैनाल रेज भी कहते हैं, ठीक है। और उसको नाम किसने दिया था, दैट वाज योगन गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर ए जो है ना दैट इज राइट वन, गोल्डस्टीन। और कब दिया था ये भी आपके पास आ सकता है 1886 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, गैसेस बिहेव आइडियली एट डैश। अब गैसेस जो हैं आइडियल भी होते हैं, रियल गैसेस भी होती हैं। आइडियली तब बिहेव करती हैं when we have high temperature and low pressure, then gases behave ideally। So option number C is the right one। और हमें ये पता है कि potential energy due to intermolecular forces become less significant than kinetic energy at low pressure and high temperature। देखें अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, दैट शुड बी हाई। टेम्परेचर अगर हाई होगा तो गैसेस क्या करेंगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे। मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तो इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ना होने के बराबर होगी। और इसी तरह अगर प्रेशर लो होगा, अगर आपके पास ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस आपने भरी हुई है,
अगर आप इसके ऊपर हाई प्रेशर लगाते हो तो एक दूसरे के अंदर दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस इसके अंदर क्या हो जाएंगी, डोमिनेट कर जाएंगी। लेकिन अगर आप इसका प्रेशर रिड्यूस कर देते हो तो ये मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी, एक दूसरे से काफ़ी दूर चली जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको मैंने बताया था, इसका ग्राफ बना के बताया था गैसेस वाला जो चैप्टर था, और मैंने आपको कहा भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी PTB की बुक्स हैं वो इसको Z से रिप्रेजेंट करती हैं, दैट इज़ PV डिवाइड बाई RT। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई RT। P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, और T हमारे पास क्या है, दैट इज़ द टेम्परेचर। और याद रखें जो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, इसके डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। इसको आप गैस डेविएशन फैक्टर कहते हो, ठीक है, या फिर आप इसको कंप्रेशन फैक्टर भी कहते हो। और जनरली हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z के साथ। ठीक है, ये Z कुछ और बन गया, दिस इज Z। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ द मेजर ऑफ डेविएशन in the thermodynamic properties of a real gases from an ideal behavior. So the next question is, gases can easily mix with each other to form uniform mixture. This property is called uniform mixture बनाएगा तो इसका मतलब है that would be homogeneous mixture. So option number B is the right one. Homo means same, ठीक है, यूनिफॉर्म अगर इसकी कंपोजिशन होगी, मिक्सिंग जो होगी, अगर मिक्सचर उसका यूनिफॉर्म होगा, होमोजीनियस होगा। होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस हम कहते हैं फेज़ को, अगर फेजेस सेम होंगी। लेकिन अगर फेजेस डिफरेंट होंगी, जैसे हमारे पास ये हेट्रो है, हेट्रो का मतलब क्या है, दैट इज़ डिफरेंट, और जीनियस का मतलब फेज से निकला। फेज़ का मतलब, फेज़ हम वैसे क्या कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस हम बात करते हैं ना, प्लाज्मा, दीज आर द फेजेज और स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर हमारे पास सेम फेज़ होगी तो दैट वुड बी होमोजीनियस मिक्सचर, और अगर फेजेस सेम नहीं होंगे सो दैट वुड बी हेट्रोजीनियस। वैसे जनरली बता दिया आपको, लेकिन चूंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मिक्सचर जब बनता है दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सिंग। 133, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द लार्जेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। सो लार्जेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन वाटर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, इट हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और बाकी जो है सल्फ़र हो गया, सिलीनियम हो गया, टेलोरियम हो गया, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इसको आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच कर दो, ठीक है, तो ये हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी हाइड्रोजन बॉन्ड। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो है, ठीक है, हाइड्रोजन भी इसके साथ मौजूद है। जैसे आप वाटर के अंदर जनरली पढ़ते हो ना कि वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के ऊपर, और दूसरा अगर इसके नियर बाय विसिनिटी में एक और वाटर मॉलिक्यूल है लाइक दिस वन। तो अब हम ये पता है कि वाटर जो है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ड्रैग कर लेगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो लॉन पेयर है ये इसको यहाँ पे सहारा देता है, यहाँ इसके साथ क्या लेता है, बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन ने खींच लिया है ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल होता है दूसरा, उसके ऊपर लॉन पेयर है, लॉन पेयर क्या कर सकता है, इसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है, और हमारे पास यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ एक जो बॉन्ड बनाते हैं दैट इज़ H.B हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल among these। 134, which of the following substance has the largest intermolecular forces of attractions। अच्छा है, that is repeated। 135, which solids are also called as atomic solid। अब देखें अगर हम बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड के अंदर कार्बन एटम लगा हुआ है, ठीक है, कार्बन एटम है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है इसकी, और बाकी ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ क्यूबिक। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसके ऊपर आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक और इसका क्यूबिक नहीं हो सकता, किसी ने तो माशाल्लाह से कह दिया कि ऑक्टाहेड्रल है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है PTB की बुक की सबसे लास्ट लाइन जाएँ, कोवेलेंट सॉलिड में एग्जाम्पल है डायमंड की, सबसे लास्ट लाइन के अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें लिखा हुआ है कि कार्बन जो है इसका ओवरऑल जो वो होता है शेप, वो हमारे पास क्यूबिक फॉर्म में होती है। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल है, यूनिट सेल उसका क्यूबिक फॉर्म में होता है। ये टेट्राहेड्रल इसकी अरेंजमेंट है, इसके अंदर आप देखें ये भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। इसी तरह सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन में भी क्या होता है, सिलिकॉन के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन पॉसिबल होती है। कैटिनेशन आपको पता है क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन।
और सिलिकॉन में भी किसी हद तक होती है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं एटम्स की, और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोवेलेंट बॉन्ड है। सो दीज आर कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड को हम एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास 136, मेलिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल विच मीन्स डैश। देखो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है मेलिएबिलिटी और दूसरी आपके पास है डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी ये है कि जब आप मेटल को वायर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, दिस इज़ द डक्टिलिटी, सो हम डी लिख लेते हैं। और अगर आप इसको शीट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं मेटल को, सो दैट वुड बी मेलिएबिलिटी, सो हम यहाँ पे एम लिख लेते हैं। पहले तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लेना। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द मेलिएबिलिटी, कि अगर आपके पास मेटल है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और उसकी वजह से प्रेशर अप्लाई करते हो, उस वजह से अगर वो शीट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, सो दैट इज़ द मेलिएबिलिटी। और अगर आप उसको पतली पतली वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, सो दैट वुड बी द डक्टिलिटी। सो मेलिएबिलिटी के केस में आप इतना याद रखें कि इट हैज़ टू डू विद द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, मेटल के टेंसाइल स्ट्रेस जो है उसके साथ डील करता है। दूसरे वाला जो है इसमें हम पढ़ते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये इनके अंदर मेजर जो है ना डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 137। ये फिर अगेन 137 इज़ फ्रॉम बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था ना कि बफर को क्या कहते हैं, जिसको पता है कमेंट करें। द एडिशन ऑफ एन एसिड आर प्रोटॉन आयन टू एसिटिक एसिड बफर पीएच विल बी। कहता है कि आप इसके अंदर क्या ऐड कर दें, एसिड या प्रोटॉन। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड है ना, सो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसको आप पहले तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में you will get the formation of water। दूसरा आपके पास यहाँ पे आप कौन सा एसिड यूज़ करते हो, HCl। तो HCl जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, प्रोटॉन और Cl। ठीक है, अब इन तीनों का मिक्सचर वीक एसिड, उसका सॉल्ट with a strong base, सॉरी यहाँ पे हमारे पास होगा strong base not acid। ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों का मिक्सचर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज नोन एज एसिडिक बफर। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एसिडिक बफर। वीक एसिड विद इट्स सॉल्ट, और सॉल्ट किसके साथ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ ये इसका सॉल्ट बन गया। सो इन कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, दिस कम्बिनेशन इज नोन एज एसिडिक बफर। अब कहते हैं आप बफर सोल्यूशन के अंदर एसिड ऐड कर दो। सो बफर सोल्यूशन वो होते हैं दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच। अगर आप उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड भी कर देते हो तो उनका जो पीएच है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो पीएच जो है वो मेंटेन रहता है। थोड़ी देर के लिए चेंज होगा लेकिन वो दोबारा से क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए हमें ये पता है कि ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर क्या होता है, बफर सोल्यूशन के अंदर एसीटेट आयन प्रेजेंट है, दिस इज़ नोन एज एसीटेट आयन। ये पता होना चाहिए आपको, एसीटेट आयन। अगर एसिड ऐड करोगे तो एसिड से क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, और प्रोटॉन को ये कैप्चर करके उसको कन्वर्ट कर देगा एसिटिक एसिड के अंदर जो कि वीक एसिड है। तो इसका मतलब है कि अगर आप एसिड ऐड करते भी हो ना थोड़ा सा तो उसके पीएच के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। हेंस ऑप्शन नंबर सी हैव नो इफेक्ट ऑन द पीएच। उसके बाद हमारे पास है 138 सॉल्युबिलिटी। KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन डैश। देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग कब पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम तब पढ़ते हैं जब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़नी होती है। देखिए अगर हमारे पास है कैल्शियम फ्लोराइड, अगर ये आयनाइज होता है तो हमारे पास बनता है कैल्शियम आयन और 2 फ्लोराइड आयन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अभी हम इसका Kc लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो दैट वुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, कैल्शियम आयन है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर दो, फ्लोराइड आयन है, इसको स्क्वायर, ये जो पावर है किधर चली जाती है, स्क्वायर में चली जाती है,
ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं क्या होते हैं यहाँ पे पावर में चले जाते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड, तो इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Kc इज़ इक्वल टू कैल्शियम आयन, डाइपॉजिटिव आयन, फ्लोराइड विद 2 और यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड। अब इनको अगर मैं इधर से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख लेते हैं Kc मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम फ्लोराइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज़ इक्वल टू कैल्शियम पॉजिटिव 2 और F नेगेटिव 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम फ्लोराइड जो है ना, ये क्या होता है, दिस इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता, सो इसलिए हम इसको कांस्टेंट ले सकते हैं। सो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, सो दैट वुड बी इक्वल टू अनदर कांस्टेंट विच इज़ नोन एज Ksp एंड दैट इज़ इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयन। ठीक है, अब ये अगर हमारे पास है कैल्शियम फ्लोराइड और उसके आयंस, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये इसके आयंस बन गए हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास Ksp की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास Ksp होगा। अब ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, दैट इज़ इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व है, तो वॉल्यूम जो है दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या एंड सो ऑन। सो Ksp जो है दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। और अगर आपको याद हो तो आप इसको डिफाइन कैसे करते थे अपनी बुक के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ईच रेज टू द पावर विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ द आयन इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Now the next question is question number 139, addition of extra sodium acetate. This is sodium, which is a salt, sodium acetate. In acetate buffer solution will be, कहता है कि अगर आपके पास एसीटेट है लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसके अंदर आप क्या कर लो, एक्स्ट्रा सोडियम एसीटेट ऐड कर दो, तो जो बफ़र का सोल्यूशन, बफ़र सोल्यूशन का जो pH है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो बफ़र सोल्यूशन pH को रेजिस्ट करते हैं, इसका मतलब इसमें चेंज नहीं आएगा। बाकी जो थ्योरी थी आपको मैंने लास्ट वीडियो थी उसके अंदर भी बताया था, और लास्ट जो MCQ था इससे पहले उसके अंदर भी आपको मैंने बता दिया किस तरह बफ़र एक्शन करता है। 140, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्लोप ऑब्टेन फ्रॉम अर्हीनियस इक्वेशन। लास्ट जो वीडियो नंबर 1 थी, मतलब मॉक टेस्ट नंबर 1 जो था, उसके अंदर आपके साथ मैंने इसका वो शेयर किया था, क्या कहते हैं, टेबल। ठीक है, आपको मैंने बताया था किस तरह का इसका स्लोप आ जाता है, नेगेटिव में भी आ रहा होता है, ये लाइन नेगेटिव में चली जाती है, पॉजिटिव में स्ट्रेट लाइन है। जो पहला टेस्ट था ना उसके अंदर पूछा गया था कि लाइन किस तरह होती है, कर्व होती है या किस फॉर्म में, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास ऑब्टेन होती है। वहाँ से हम क्या निकालते हैं, वहाँ से हम स्लोप निकालते हैं, और स्लोप के लिए हमारे पास इक्वेशन जो होती है दैट इज़ इक्वल टू EA विच इज़ एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303 विच इज़ द वैल्यू फॉर कॉमन लॉग डिवाइड बाई R। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, एनर्जी क्या होती है, किस यूनिट में मेजर करते हैं, जॉउल पर मोल में, और 2.303 तो वैसे एक कांस्टेंट वैल्यू है, और R की वैल्यू क्या होती है, जनरल गैस कांस्टेंट की। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको गैसेस में कराया था कि दैट इज़ इक्वल टू जॉउल पर केल्विन एंड पर मोल। ये पर मोल, इस पर मोल को कैंसिल आउट कर दो, जॉउल को जॉउल के साथ कैंसिल आउट कर दो, सो स्लोप इज़ इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303, यहाँ से पर केल्विन होगा, बल्कि तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर केल्विन ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्लोप इज़ इक्वल टू केल्विन। सो राइट ऑप्शन हमारे पास जो बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी EA एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी इंक्रीज बाय डैश। एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हो तो आपके पास क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल कोलिजन्स करेंगे, ज़्यादा फ्रूटफुल क्या करेंगे, कोलिजन्स करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, और क्या करेंगे, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर इजीली कन्वर्ट हो सकेंगे। हिंस ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज़ द राइट वन। 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक।
अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनामिक चैप्टर के अंदर, MCQ भी आपको मैंने थर्मोडायनामिक के सॉल्व कराए थे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। Q जो है हीट है और W क्या है, दैट इज़ द वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है एक्चुअली, दैट इज़। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दैट इज़ द राइट वन। In the air, nitrogen and oxygen occur naturally, but they do not react to form oxide of nitrogen because last वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था इसके कि एक तो यह है कि इसके लिए कैटलिस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, दूसरा ये है कि हमारे पास दिस इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो राइट ऑप्शन जो हमारे पास बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। एंडोथर्मिक तो तब होगा, कैटलिस्ट तो तब डालेंगे जब हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड तो होगा ना, कोई टेम्परेचर देंगे इसको। और एंडोथर्मिक कौन सा होता है, जिसके अंदर हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। याद रखिए कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ना, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कुछ ही होता है, अगर आप इसको ओपन करके लिखते हो ये डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एक एक दोनों नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट आउट करते हो तो आप देखते हो कि इन दोनों का ऑक्टेट क्या है, दैट इज़ कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि दे बोथ आर स्टेबल। अगर स्टेबल हैं तो ये किसी के साथ लेना देना क्यों करेंगे, नाइट्रोजन क्यों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न ये है कि नाइट्रोजन के बीच में आप देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड्स हैं। अब इन पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करना जो है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हम कहते हैं कि दिस इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसको ब्रेक करोगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसलिए द रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक, और जब तक आप इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, और साथ में कैटलिस्ट ऐड करने का फिर ऐसे कोई फ़ायदे भी नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास 144, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज साल्ट वेयर डज द कैटाइन मूव्स। हाँ, ये बड़ा मज़े का सवाल है। देखो हमारे पास क्या है, एनोड है, हमारे पास कैथोड है, ठीक है। ये लेट से एक सेल के अंदर पड़े हुए हैं। अब सेल के अंदर हमारे पास आयन्स है, लाइक सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। अब ये केट आयन्स है ना, पॉजिटिव आयन, और ये हमारे पास एन आयन है। अब ये जो नेगेटिव आयन्स है ना, ये आएंगे एनोड की तरफ, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा इस साइड पे आके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव आयन केट आयन जो है वो यहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, कैप्चर आउट कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, एनोड के ऊपर। ये भी आप अपने पास नोट्स बनाते जाएं, जो बता रहा हूँ नोट्स बनाते जाएं। शायद आपके, अगर देखो मैं आपको सिर्फ टिक नहीं करा रहा राइट ऑप्शन, आपके साथ MCQs ऑलरेडी जो शेयर है उसका और भी मज़ीद निचोड़ निकाल के वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कैथोड के ऊपर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन हो रही होती है। तो ये रिएक्शन हो रहा होता है, और जब हमारे पास आते हैं तो ये सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, क्लोरीन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका मतलब है मूव टूवर्ड कैथोड एंड डिस्चार्ज ऑन इट। तो यहाँ पे देखें, सोडियम यहाँ पे आएगा टूवर्ड, कौन सा पूछ रहा है, केटाइन। हाँ जी, केटाइन जाएगा टूवर्ड कैथोड और वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। और इस प्रोसेस के थ्रू आप सोडियम मेटल जो है ना, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्योर। अगर आपको सोडियम मेटल चाहिए तो आप इस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। 145, इन आयन इलेक्ट्रॉन मैथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन हाउ ऑक्सीजन इज़ बैलेंस्ड। देखिए आयन इलेक्ट्रॉन मैथड आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें बुक की लाइन पढ़ा दे, तो मैंने आपके लिए आयन इलेक्ट्रॉन मैथड जो था वो पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। अब वहाँ पे मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई थी कि अगर हमारे पास वाटर है ना, ऑक्सीजन है सॉरी, उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सो दो आपको मैंने रिएक्शंस कराए थे, एक आपको मैंने कराया था एसिडिक मीडियम के अंदर, दूसरा आपको मैंने कराया था बेसिक मीडियम के अंदर। सो एसिडिक मीडियम के अंदर हम वाटर ऐड कर सकते हैं, बेसिक के अंदर हम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी ऐड कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट शुड बी द राइट, ऑलवेज आर यूज्ड। 146, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटॉल हैज़ लोअर एनर्जी। देखें आपके पास होता है एटॉमिक ऑर्बिटॉल, एटॉमिक ऑर्बिटॉल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटॉल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटॉल, ठीक है। इनको जो है तो आप यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो और यूं कर लो। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से एनर्जी, ये लो एनर्जी, और ये फिर ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो लो एनर्जी पे कौन सा ऑर्बिटॉल आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटॉल। हिंस ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, इन केस ऑफ हाइड्रोजन
ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s1, लाइक एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन बी आप रिप्रेजेंट कर लो जस्ट, तो 1s1 हो जाएगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में पहले आएंगे। वजह ऑफ बोस प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और एक तीसरा कौन सा होता है, हॉर्न्स रूल। वो सारा कुछ अप्लाई करते हुए आप कहेंगे लो एनर्जी पहले आएंगे, इसको लेकर आएंगे बोर प्रिंसिपल के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो रह जाएगा। और यहाँ से फिर आप बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर आप ध्यान में रखें। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। अगर आप हाइड्रोजन के केस में देखते हो तो इसके अंदर BMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, और एटॉमिक में कितने हैं, एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग में इसको हम जीरो है तो जीरो कर देते हैं 2, सो 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन इज़ 1, तो हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के अंदर एक बॉन्ड होता है। एक ये चीज़ याद रखें। और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है ना, इसके ऊपर हम स्टेरिक नहीं लगाते, लाइक हमारे पास ये सिग्मा है, ठीक है, ये सिग्मा है तो इसके ऊपर स्टेरिक नहीं आएगा, इसके ऊपर क्या होता है, सिग्मा स्टार होता है। तो ये हमारे पास कहाँ से है, दिस इज़ फ्रॉम MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। 147 in the gaseous phase when ionization takes place dash are isolated and free from all external influences। कहता है अगर आपके पास gaseous phase है और वहाँ पे क्या होता है, आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है, आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो कहता है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप आइसोलेट कर देते हो, मतलब अलग कर देते हो, और उसके बाद कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करती। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एटम एंड आयंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ डैश इज 174 पिकोमीटर। पिकोमीटर जो है ना दैट इज द यूनिट फॉर बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2 एटम फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 174 जो वैल्यू आ रही है ना दैट इज़ फॉर कार्बन एंड क्लोरीन। अब ये रट्टे वाली चीज़ है, ये आपने याद करनी होती। कार्बन क्लोरीन की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 174 पिकोमीटर। और इसी तरह आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कार्बन जो है दैट इज़ 154 पिकोमीटर। क्लोरीन जो है ना ये होती है तकरीबन 198 पिकोमीटर। तो ये वैल्यूज़ आप अपने पास नोट कर लें। इन वैसे PMC को इस तरह के MCQs नहीं देने चाहिए, क्योंकि अब ये कौन, इतने ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, सबकी बॉन्ड एनर्जी कौन याद करेगा। एनीवेज आप इतना करें, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन के साथ क्या कहते हैं इसको, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इनकी जो बॉन्ड एनर्जीज़ हैं वो आप अपने साथ नोट करके जाएं। उसके बाद हमारे पास है 149, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज स्ट्रॉन्ग गैस रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, ये भी एक नई कहानी आ गई है। देखो वैसे हम लोग कहते हैं ना कि लाइक हमारे पास सोडियम और सोडियम क्लोराइड जो है, अगर इसका रिएक्शन होता है तो हमें से क्या बनता है, सोडियम आयन बनते हैं और क्लोराइड आयन बनते हैं। तो अगर आप देखो इसमें से, तो सोडियम के ऊपर स्टेट यहाँ पे क्या है, दैट इज़ +1, और यहाँ पे सोडियम के ऊपर स्टेट, सोडियम क्लोराइड के केस में क्या होगा, दैट शुड बी 0। यहाँ पे 0 स्टेट है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, +1 बन रहा है। तो 0 से हमारे पास किधर जा रहा है, +1 में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लोरीन यहाँ पे 0 है, तो 0 से किधर जा रहा है, -1 में, तो इसका मतलब इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब जिसकी रिडक्शन हो रही है वो क्या एक्ट करेगा, दैट वुड बी एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन हो रही है वो क्या एक्ट करेगा, दैट वुड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, लाइक सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन कर रहा है, क्लोरीन, तो इसका मतलब है ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरी बात कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, रादर डोनेट नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। और ये जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एक्सेप्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सोडियम जो है वो सोडियम आयन के अंदर तब कन्वर्ट होगा जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और क्लोरीन जो है 0 से -1 में तब कन्वर्ट होगा जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। दिस इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर रहा है और लूज़ करके +1 में जा रहा है। ये क्लोरीन एटम जो है ये लूज़ करके किधर आ रहा है, गेन करके -1 के अंदर आ रहा है। तो अगर ये 2 सोडियम एटम होंगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर ये 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे Cl2 की हमारे पास ये Cl2 होगा, Cl2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, इसकी ब्रेक होगी तो हमारे पास 2 क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होगी। तो अब ये 0 से आ रहा है किधर,
0 से -1 में आ रहा है, इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है। कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम। तो ये तो कॉन्सेप्ट था इसका। अब ज़रा इनके आ जाए, इन्होंने जो दिए हैं हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन रेडिकल है, क्लोरीन आयन है, सॉरी नेगेटिव चार्ज, आई थॉट कि दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन, Cl2 Cl नेगेटिव, Br2 एंड Br नेगेटिव। अब इसमें से बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। अब लाइक हमारे पास है Br नेगेटिव, हमारे पास है Cl नेगेटिव, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा। हम देखते हैं कौन से वाला होगा। अगर हमारे पास एक लाइक ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज है, ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये किधर कन्वर्ट होगा? ब्रोमीन एटम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज़ करता है तो -1 से किधर आ रहा है? 0 के अंदर आ रहा है। -1 से किधर आ रहा है? 0 के अंदर। ये 2 होंगे तो Br2 बन जाएगा और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज़ कर देगा। पहले हमारे पास इसके ऊपर क्या था? -1 चार्ज, अब ये 0 के ऊपर आ गया। -1 से 0 का मतलब इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। इसी तरह Cl जो है -1, ये भी अगर दो क्लोराइड आयन है तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? Cl2 और इसके ऊपर चार्ज 0 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे? लूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे -1 से किधर आ रहा है? 0 की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। ये आपको मैंने बताया था ना, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक था उसके अंदर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर आपके पास वैल्यू +1 +2 +3 एंड सो ऑन है, -1 -2 -3 है, तो अगर आप इस साइड पे मूव करते हो इंक्रीज वैल्यू होती है, सो दैट वुड बी ऑक्सीडेशन। अगर आप वापस आ रहे हो तो दैट वुड बी रिडक्शन। तो यहाँ पे -1 से किधर आ रहा है? 0 के अंदर आ रहा है। -1 से 0, इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रही है? दैट इज़ द ऑक्सीडेशन। -1 से 0 के अंदर आ रहा है, सो दैट इज़ द ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? -1 से 0 की तरफ आ रहा है। -1 से 0 मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है? दैट इज़ आल्सो ऑक्सीडेशन। सॉरी अबाउट दैट, ये गलत कर गया, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब अगर इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो इसका मतलब है दूसरे को क्या करेंगे? ये रिड्यूस करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये ऑपोजिट चल रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? दिस वुड बी रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात तो कंफर्म होगी कि दोनों क्या कर सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारे पास क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तब जब ये I नेगेटिव की फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब है उसके बाद जो होगा दैट वुड ब्रोमीन। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ओहो ऑप्शन नंबर डी, जिसके ऊपर Br नेगेटिव है। दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कहानी इतनी लंबी सुना दी है, पता नहीं समझ आ गई होगी या नहीं आई होगी, कमेंट में बताना है। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। 150 द इंक्रीज इन सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डैश। कहता है कि अगर आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसके अंदर क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम, स्ट्रोंशियम और पता नहीं कौन कौन सा हाइड्रोक्साइड। तो डाउन द ग्रुप कहता है जब आते हो तो इनकी जो सोलिबिलिटी होती है हाइड्रो ऑक्साइड की वो इंक्रीज़ हो रही होती है। वो क्या हो रही होती है? इंक्रीज़ हो रही होती है। उसकी वजह क्या है? सो उसकी वजह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, डिक्रीज़ इन लैटिस एनर्जी। डाउन द ग्रुप जब आते हो तो लैटिस एनर्जी जो है ना वो क्या हो रही होती है? डिक्रीज़ हो रही होती है। उसकी वजह क्या है? कि देखो ये जो नेगेटिव आयन है मतलब हाइड्रोक्साइड आयन है, ये तो सबके लिए क्या है? सेम है। लेकिन अगर चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? ये जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके साइजेस, एटॉमिक रेडियस इनका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एंड दिस एटॉमिक साइज ये जो बढ़ रहा है, दिस इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस द लैटिस एंथैल्पी। सिंस लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेज मच मोर than the hydration enthalpy with increasing ionic size, since that is why the solubility increases down the group. So students ये हो गए आपके पास MCQs 150 तक कर लिए। बाकी जो MCQs होंगे वो वीडियो नंबर पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।